हाय फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस एंड इंटेंजिबल एसेट। काफ़ी आसान चैप्टर है। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो। इसके पहले जो मैंने चैप्टर लिया उसमें भी इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी है। तो इस चैप्टर में एज सच नया नहीं है, करेक्ट ना। मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसमें से तो काफ़ी सारी चीज़ें आप 11-12 में ही पढ़ चुके हो। सो काफ़ी आसान चैप्टर है, बट अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। जो कॉमर्स के हैं, जो कॉमर्स के नहीं है, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो बढ़ते आगे। ये उसका सब इंडेक्स दिया है ताकि बाद में जब आप घर पे पढ़ाई करो, अगर आपको एक आधा पर्टिकुलर पॉइंट रिवाइज करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। आइए, नीड फॉर वैल्यूएशन। ये देखो अपन ने ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा चैप्टर का सीक्वेंस चेंज किया था, करेक्ट। इसके पहले भी अपन ने देखो जो पढ़ा था वो भी वैल्यूएशन रिलेटेड ही था। देखो वैल्यूएशन कब किया जाता है? पहला, असेसमेंट अंडर वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। अभी ये दिया है बट वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स दोनों एबोलिश हो चुका है, ठीक है। हाँ, स्कीम फॉर अमलगमेशन, ये अच्छा आंसर है। अमलगमेशन में अपने को जब आप कंपनी एक्वायर्ड करते हैं तो अपने को उस कंपनी का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अच्छा, वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में, फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल। परचेज एंड सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी, यस, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का तो शेयर्स का रेट पता चलता है कि आज स्टॉक एक्सचेंज में अभी का रेट क्या है, तो 1 मिनट में आप कंपनी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट जो प्राइवेट कंपनीज है वो लिस्टेड नहीं रहती, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का, करेक्ट ना। तो उसके लिए ज़रूरी है लोन अगर आपको चाहिए अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, करेक्ट ना। बैंक में अगर आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो, सभी शेयर्स के लिए नहीं मिलता, वो बैंक डिसाइड करती है कि कौन से कैटेगरी के शेयर्स के लिए देना है। इवन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, बट बहुत स्पेसिफिक है तो मिलता है, नहीं तो मुश्किल है। मतलब ये काफ़ी कम बैंक प्रीफर नहीं करती क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फॉर पेइंग कोर्ट फी, सो कौन सा कोर्ट फी? जब भी अमलगमेशन वगैरह होता है या जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है कि इन कंपनी का अमलगमेशन करो, मर्जर करो, डी मर्जर करो, करेक्ट ना, लिक्विडेशन करो, करेक्ट, तो उस समय कोर्ट का फीस रहता है, तो वो फीस भी अपने वैल्यूएशन के एक परसेंटेज रहता है, वो है। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर इनटू शेयर्स, परचेस ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर्स फॉर द एक्वायरिंग इंटरेस्ट अदरवाइज अनदर कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी। आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उनके 500 शेयर्स खरीदना है एग्जाम्पल, तो क्या वैल्यू पे खरीदने चाहिए? देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ना, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसमें वैल्यू लगता है। कॉम्पेंसेशन टू शेयर होल्डर बाय गवर्नमेंट अंडर स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन, एक मत पढ़ो, कुछ काम करनी आपका। रिकंस्ट्रक्शन आपने वर्ड सुना है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है खुद का ही कंपनी खुद को ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लॉसेस राइट ऑफ करते हैं फ्रॉम द रिजर्व। अपने अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा और अपन अकाउंट्स में पढ़ने वाले, डोंट वरी। सो लॉसेस अपन राइट ऑफ करते हैं आउट ऑफ रिजर्व, तो वो है रिकंस्ट्रक्टिंग, रिस्ट्रक्चरिंग। तो उसमें भी अपने को शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं आपको अकाउंट्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एंड कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब ये एक बार पढ़ के छोड़ दो, इस पर कुछ एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अभी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके कंपनी का शेयर्स का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? जो प्राइम फैक्टर है वो है प्रॉफिट, करेक्ट ना। कोई भी कंपनी हो, प्रॉफिट कंपनी का अगर अच्छा रहेगा तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। सो सबसे बड़ा जो ये है वो है प्रॉफिट। अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न फ्रॉम अदर कंपनीज, करेक्ट। आपका प्रॉफिट अच्छा है बट आपके जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटिव फर्म है, मतलब आप जिस इंडस्ट्री में हो उसी इंडस्ट्री के बाकी फर्म, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, हुंडई है, टाटा मोटर्स है, मारुति है। हुंडई छोड़ दो, उनके दोस्त टाटा मोटर्स एंड मारुति, उनके शेयर्स लिस्टेड है इंडिया में, करेक्ट ना। हुंडई इज़ अ फॉरेन कंपनी, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो टाटा मोटर बेटर कंपनी या मारुति, ये आपको उसके लिए भी लगता है वैल्यूएशन। डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड देना चाहिए, ये मैंने आपको एफएम में पढ़ा है। जो ग्रोइंग कंपनी है वो कम डिविडेंड देते हैं बिकॉज दे नीड मोर मनी फॉर एक्सपांशन। जिस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज में है, दे शुड गिव मोर डिविडेंड क्योंकि इनके वैल्यूएशंस डाउन हो जाते हैं, करेक्ट ना। अनफेवरेबल फाइनेंशियल रेशोज, हाँ मतलब कुछ रेशोज ऐसे होते हैं कि जो अपन कैलकुलेट करते हैं बट वो रियलिस्टिक नहीं है, तो उसकी वजह से भी वैल्यूएशन अफेक्ट होता है।
नेट एसेट पोजीशन, नेट एसेट अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने एफएम में पढ़ा है, ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। तो ये सभी चीज़ों पे कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंड रहता है। द साइज एंड ब्लॉक ऑफ द शेयर्स टू बी वैल्यूड, कितने शेयर्स का वैल्यूएशन है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, करेक्ट ना। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स में 2018 में लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स आ गया, जैसे लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स आ गया शेयर्स के प्राइस धड़ाधड़ गिर गए, मार्केट उस दिन 1000 पॉइंट से नीचे था 31 जनवरी 2018, और ये मैं टैक्स में भी पढ़ाता हूँ। सो 31 जनवरी 2018 को जो अमेंडमेंट आया तो उस वीक में इंडेक्स मतलब एक ही दिन 1000 पॉइंट से गिर गया था, करेक्ट ना। तो ऐसा है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडेक्स गिर गया मतलब शेयर के प्राइसेस कम हो गए। अभी उस दिन अगर आप वैल्यू करेंगे किसी कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं या कम भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वो थ्योरेटिकल लिखना करेक्ट नहीं है इसलिए नहीं लिखा है मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि इस कंपनी को 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है, तो शेयर्स लेकर रख। ये अंदर से खबर है मेरे को क्योंकि मेरे डैड के दोस्त वहाँ पे डायरेक्टर है। अब ये मैंने आपको न्यूज़ दी, जैसे न्यूज़ फैलेगी लोग धपाधप शेयर्स परचेस करना स्टार्ट करेंगे कि वो ऑर्डर आने के बाद प्राइस बढ़ेगा। देखो स्पेकुलेशन। अब मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ कंपनी का बैंकरप्ट होने वाली है, मार्केट में अगर न्यूज़ फैलने लगी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे हैं, तो रियली बिगड़ रहे हैं या नहीं बिगड़ रहे, बट वो लोग शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है, वैल्यू गिर जाता है। तो स्पेकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपन बुक में लिख नहीं सकते क्योंकि स्पेकुलेशन कुड बी एनीथिंग है ना, अबाउट द डायरेक्टर, अबाउट एनीथिंग। कंपनी का नाम खराब अच्छा किसी भी रीज़न से हो सकता है बियॉन्ड दिस मेंशन पैरामीटर्स। तो स्पेकुलेशन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन वैल्यूएशन ऑफ, मतलब जो आपके वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट करता है। तो इसको स्टार करके ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, एक आधा फैक्टर पूछ सकते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, नेट एसेट मेथड अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है अगर आपको याद है तो, एसेट माइनस लायबिलिटी, करेक्ट ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट विल गिव यू वैल्यू पर शेयर। दिस वे ऑलरेडी कवर्ड। अर्निंग बेसिस मेथड ये अपन डिस्कस करेंगे, मतलब दोनों करेंगे डिस्कस, बट देखो इसमें से पहला हो चुका है। सो व्हाट इज नेट एसेट मेथड, सब कुछ पढ़ा है मैंने, इसलिए मैंने चैप्टर का सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया है, आपको मैंने बराबर सीक्वेंस अरेंज करके दिया है। सिलेबस पूरा कवर करूंगा मॉड्यूल में जितना है उतना, बस सीक्वेंस में थोड़ा आगे पीछे क्यों कर रहा हूँ। देखो इसमें से आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस आल्सो कॉल्ड एज एसेट बैकिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, ये नाम ध्यान में रखना फॉर एमसीक्यू पर्पस। तो क्या चार नाम है, एसेट बैकिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड वैल्यू पर शेयर इज अराइव्ड बाय वैल्यूटिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी and deducting all the liabilities and claim of preference shareholder and dividing the net asset by total equity shares with the same paid up value, correct ना। same paid up value मतलब equal paid up value unless otherwise stated goodwill is included in the net asset, ठीक है। तो ये अपन ने इसका न्यूमेरिकल्स भी अपन ने किया है प्रीवियस चैप्टर में, तो इसके ऊपर आप आगे मत पढ़ो, जस्ट लिखो रिफर प्रीवियस चैप्टर, आपको बार बार मैथ लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऐसे 2-3 चैप्टर है जो अपने एफएम में हो जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको कहा था। इन ऑल द केसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बेसिस एक्सेप्ट दोज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू बेसिस। अच्छा इसमें अपन ने दो किए थे, कुछ एसेट्स को बुक वैल्यू पे करते हैं, कुछ एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे करते हैं, कभी कभी अपन WDV लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि एसेट्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वही दिया है। इन ऑल द केसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बेसिस ऑन एक्सेप्ट दोज ऑन बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू बेसिस में नहीं किया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अराइव एट अ करंट रिप्लेसमेंट एंड रियलाइजेशन वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू मे नॉट बी एक्यूरेट। मैंने आपको एग्जांपल देता है डेप्रिसिएशन का, मोबाइल का एग्जांपल देता अगर आपको याद है तो, कि 1 साल के बाद मोबाइल का रेट मार्केट में उसका 50% हो जाता है, बट ऑन पेपर देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 15%। सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट इट विल शो सम वैल्यू, बट एक्चुअली मार्केट वैल्यू उतना नहीं होगा, इसलिए वो बुक वैल्यू मे नॉट बी करेक्ट ऑल द टाइम। बुक वैल्यू में और एक प्रॉब्लम है, लैंड का वैल्यू अपन कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन लैंड का मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों में होता है, तो ये भी एक इशू है। तो प्लस पॉइंट भी और निगेटिव पॉइंट भी, इसलिए उन्होंने बोला कि उसका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखो, या उसको अगर अपन ने बेच दिया तो कितना पैसा आ सकता है, ये दोनों के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन करो। इट इज मोर सो इन केस ऑफ एसेट्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ विच में possess वैल्यू सब्सटेंशियली मोर लेस देन शोन इन द बुक्स, करेक्ट।
क्योंकि गुडविल का वैल्यू या पेटेंट कॉपीराइट इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। जैसे अपना ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया तो अभी, और मेरे पास उसके पेटेंट है, तो अभी उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वो जैसे मेरा पेटेंट फेमस होगा वैसे उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे उसके लोगों से फ़ायदा होगा, कोई टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, उसके राइट्स मेरे पास है, मैंने आपको टेम्पररी यूज़ करने के लिए दिया है, ऐसा है। द मैकेनिज्म ऑफ एसेट वैल्यूएशन वेरी सिंपल, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। arrive at a current replacement cost of asset for valuation based on appraisal। appraisal मतलब एक बंदा रहेगा जो आपके एसेट्स के जेन्युइन वैल्यू फाइंड आउट करेगा, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से करेंगे तो अगेन बायस आ जाएगा। और इन केस फर्म विच इज नॉट अ गोइंग कंसर्न डिटरमाइन, गोइंग कंसर्न मतलब जो कंपनी बंद होने को है, बंद मतलब उसका प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है, कंपनी बंद है, बंद हुई कंपनी में खरीद रहा हूँ, तो हर एक एसेट का नेट रेजल्ट वैल्यू देखो कितना है, उसमें से उसके लायबिलिटी माइनस करो जो रिकॉर्ड नहीं हुए बट दे आर लाइकली टू रैंक फॉर द पेमेंट, गवर्नमेंट के टैक्सेस देना बाकी है, एम्प्लॉय की सैलरी देना बाकी है, क्योंकि कंपनी बंद है 4 महीने से, लेकिन ये खर्चे तो चालू है अभी भी, तो वो सब जोड़ो। अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल होल्डर, तो ये 2 मेथड यहाँ पे दिए है, करेक्ट ना। तो जो कंपनी चालू है उसके लिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखो, एंड जो कंपनी बंद है विच इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, आपको यूज करना है कौन सा मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये ध्यान में रखना जो पॉइंट्स। इफ circumstances suggest exemption of goodwill from a study of profit record, a particular advantage same should be evaluated with reference to any method appropriate for the purpose of addition to result obtained in case above, correct। मतलब अगर ऐसा लगता है कि if circumstances suggest exemption of goodwill from a study of profit record, हाँ मतलब अगर आपको गुडविल भी ऐड करना है तो आपको गुडविल के लिए भी राइट मेथड डिस्कस करना पड़ेगा। आपने 11-12 कॉमर्स में पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये इस बार अपन पढ़ने वाले चैप्टर के एंड में है। तो ये पूरा चैप्टर, कुछ चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है, कुछ चीज़ें आपने 11-12 में पढ़ी है, बट मैं हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो जो लोग नॉन कॉमर्स है या जो भूल गए या जो साइंस बैकग्राउंड से, आप चिंता मत करो, हर एक चीज़ मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं जैसे एक रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जिन लोगों ने पढ़ा है ना उनका समय इस पर कम होगा, है ना। नो नीड टू डू रिपीटेटिव स्टडी, बस एटलीस्ट यू कैन सेव टाइम। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, जो भूल गए, उनको ऑप्शन नहीं, पूरा पढ़ना है, ठीक है। एंड फिर उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ये तो अपन ने किया था। तो खाली गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो रियजल वैल्यू ऑफ एसेट, अमाउंट पेबल टू लायबिलिटी बैलेंस लेस प्रेफरेंस कैपिटल, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, एंड उसको अपन उस अमाउंट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से विथ सेम पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब जिनसे अपन ने, अच्छा पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, ये अपन देखने वाले अकाउंट्स में। पेड अप वैल्यू मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया, 6 रुपये दिया सपोज, उसके हिसाब से, तो जितने शेयरहोल्डर से अपन ने पैसा कलेक्ट किया वो सेम होगा तो ही कंपेरेबल होगा ना। किसी ने 10 दिए, किसी ने 8 दिए, तो ये नंबर ऑफ शेयर लिख के मतलब नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने 10 रुपये दिया उसके लिए फर्म का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जिसने 4 रुपये दिया उसके लिए कम होगा तो भी चलेगा। तो पेड अप वैल्यू मतलब जितना पैसा अपने को शेयरहोल्डर ने दिया उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू। अभी इतना ध्यान में रखो, अपने को एक चैप्टर पढ़ना है अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उसमें अपन ये होगा, ठीक है। अभी देखो 2 विषय, कुछ लोग कॉस्टिंग से पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपकी मर्जी, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट्स किया तो फिर आपके लिए सेकंड रहेगा। कुछ लोग कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉस्टिंग ईजी है। अब इसमें 2 पार्ट है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट है, तो अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंट से पढ़ा तो ये पहले ही हो जाएगा। किसी ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया तो ये बाद में होगा। सो ये वाइस वर्सा है, आपकी मर्जी कैसे पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरी हिसाब से कॉस्टिंग काफ़ी ईजी है, ये 40 मार्क के छोटे चैप्टर फटाफट हो जाते हैं। या फिर मैंने आपको कहा था कि टेक ओनली लायबिलिटी साइड, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट में इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड रिलेशन, ग्रॉस इक्विटी, ये भी अपन ने किया था कि एसेट्स में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, लॉसेस, उसको माइनस करना है, करेक्ट ना। तो ये मैं आपको पूरा प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड फॉर कॉमर्स एज वेल एज नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, एकदम डिटेल में आपको पढ़ा है। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन से एमसीक्यू में आएगा क्या, नहीं आएगा, बट कैसा है, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होता है और थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर होता है, तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा।
चलो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, अब आपके हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। The following particulars available in relation to X Limited. Capital 4,500, 8% preferential 100 each, fully paid, and 50,000 equity shares of 10 each, fully paid. ठीक है। External liability 50,000, reserve surplus 50,000, average expected profit after taxation by company 1,05,000, normal profit earned on market value of shares of same type of companies 10% दिया, मतलब comparable, 10% profit after tax is transferred to reserve. Calculate intrinsic value of shares and value per share according to dividend yield basis. Assume that out of total asset 4,000 are fictitious, तो उसको माइनस करना है। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग वैल्यू अपन ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, अभी अपने को देखना है वैल्यू पर शेयर ऑन टू अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड बेसिस। मैं बता दो सब, बहुत सिंपल है, कुछ भी मत टेंशन लो। पहले इंटरेस्ट वैल्यू अपन क्या करेंगे बताओ। अभी देखो यहाँ पे एसेट्स नहीं दिए है, मतलब अपने को है ना, ये पहला अप्रोच अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपने को ये अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस, इसमें से सब माइनस करके नेट इक्विटी आएगा। तो पहले अपन लेते इक्विटी, ठीक है ना, सभी कैपिटल ऐड करेंगे अपन। अच्छा, अभी इसमें ठीक है, चलो देखो, प्रेफरेंस कैपिटल दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ग्रेट ना। तो ये कितना दिया देखो, ये 4,500 इंटू 100 4.5 लाख, ये 50,000 इंटू 2 10 5 लाख आ गया। लायबिलिटी दिया, रिजर्व सरप्लस दिया 50,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सो अभी इसका पहले टोटल लो, 4,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 85,000, 10,85,000। अभी देखो फॉर्मेट क्या है अपने को, देखो इक्विटी, रिजर्व, अदर सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ग्रॉस इक्विटी, इसमें से ये सब माइनस होगा। ठीक है, नाउ अभी आपको कंफ्यूजन होगा से एक्सटर्नल लायबिलिटी अपने को ऐड किया है, नीचे माइनस करने वाला हो, क्योंकि लायबिलिटी आपके वैल्यू में ऐड नहीं होगा, तो ये नीचे माइनस होगा। तो देखो नीचे माइनस किया है, अब चिंता मत करो, इसलिए मैंने वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। मेरे को पता आपको इसमें डाउट आएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो अपना है नहीं, अपने को पे करना है। ओनर्स कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस। तो 10,85,000 माइनस 89,000, 9,96,000, प्रेफरेंस को भी हटाना है, ये जस्ट फॉर्मेट है इसलिए। तो अपना अमाउंट जो एसेट्स है इक्विटी के लिए वो है 546, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इस पे ध्यान दो आप, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस वगैरह सबको आपको हटाना ही पड़ेगा, करेक्ट ना। वैल्यूएशन इज डन ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स। तो आफ्टर पेइंग ऑल द लायबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस, whatever amount left for equity divided by number of equity shares, and number of equity shares 50,000 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा 10.92। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, बस अपन ने पिछले चैप्टर में एसेट के बेसिस पे किया था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आपके दो डाउट हो सकते हैं जो मैंने बता दिए, कि जो फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होगा, लायबिलिटी माइनस होगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं लेना तो आप लो मत, तभी आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई अड़चन नहीं है। 10 लाख आ जाएगा, फिर 85 नहीं लिया तो 10 लाख में से आप 4,000 माइनस करो, 996 आ जाएगा। प्रेफरेंस नहीं लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे प्रेफरेंस है ही नहीं, करेक्ट ना। बट क्या है, मैंने क्यों लिखा है कि काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि प्रेफरेंस का क्या होगा। सो अगर तो प्रेफरेंस कंसिडर नहीं होगा, लायबिलिटी कंसिडर नहीं होंगे, ये फिक्टिशियस एसेट कंसिडर नहीं होंगे, इट्स ओनली इक्विटी। अभी दूसरा जो है वो डिविडेंड यील्ड बेसिस पे है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है, एकदम सिंपल है। देखो
ये नया मेथड में डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, ऊपर का ना मुश्किल है, बड़ा क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 1,05,000। कंपनी का पॉलिसी क्या है कि हर साल 10% पैसा रिजर्व को जाएगा, प्लस आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इक्विटी के लिए कितना पैसा बचता है? 58,500। इन सिंपल वर्ड्स अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब करने के बाद जो बचा अमाउंट है वो अपन इक्विटी को देंगे, बस वही करना है। खाली नॉर्मली क्या होता है, ये रिजर्व बाद में आता है। अगर आपको फॉर्मेट पता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी, फिर इक्विटी डिविडेंड जाता है, बचा अमाउंट रिजर्व में जाता है। बट यहाँ पे उन्होंने तो वहाँ पे रिजर्व मैंडेटरी नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम पहले रिजर्व को ट्रांसफर करते ही है, मतलब उतना पैसा इक्विटी को नहीं मिलेगा। इट्स अ स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इसलिए उसको पहले मैंने हटाया। अदरवाइज रिजर्व को तो पैसा बाद में जाता है, पहले डिविडेंड देते अपन इक्विटी को एंड बचा पूरा पैसा अपन रिजर्व में डाल देते हैं। बट यहाँ पे उल्टा किया, तो ये भी आपको डाउट हो सकता है, जिसका मैंने लॉजिकल आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि रिजर्व को पैसा जाएगा तभी इक्विटी को मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 58,500 अपॉन 5 लाख 11.7%, करेक्ट नहीं हो गया। रेट ऑफ डिविडेंड, इतना डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड फिर फेस वैल्यू कितना है 10, तो 11 पॉइंट डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100, सो 11.7 अपॉन 10 इंटू 100, करेक्ट ना। तो मतलब परसेंट 10 किया तो 11.70 आएगा, 100 किया तो इतना आएगा। तो वैल्यू पर शेयर एक्चुअली 100 होना चाहिए, पर ठीक है परसेंट में दे इसलिए ऐसा किया है। मैं बता दो, ये आपको समझा अभी। तो ट्रांसफर रिजर्व पहले क्यों माइनस किया मैंने आपको बता दिया। फिर आएगा अमाउंट, इसको 5 लाख से डिवाइड करो, तो ये हो गया, इतना हम डिविडेंड दे सकते हैं। अभी ये डिविडेंड कितने पे मिलेगा, डिविडेंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, तो 10 रुपया पे 11.7, तो 100 पे कितना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो 100 इंटू 11.7 डिवाइड बाई 10, 117, कितना आएगा 117। बट ये वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो है, देखो अभी इसमें कितने शेयर्स दिए, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, हाँ बराबर है, ठीक है। अभी लास्ट फॉर्मूला मैं आपको अलग से बताता हूँ, याद तक समझा। अभी देखो, सो डिविडेंड अपन 11.7% दे सकते हैं। अभी एज पर डिविडेंड यील्ड बेसिस, दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। अभी डिविडेंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये दिया है, 10 रुपये पे 11.7%, सो 10 इंटू 11.7%, देखो कितना आता है 1.17, करेक्ट ना। सो डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर शेयर बताओ कितना आएगा, 10 रुपये फेस वैल्यू है ना, सो 10 इंटू 11.7%, 1.17 अपॉन मार्केट वैल्यू 10 इंटू 100, सो 1.17 अपॉन 10 इंटू 100, 11.7 कितना आएगा। तो ये यहाँ पे 100 चाहिए, ठीक है, और ये 1.7 चाहिए। अभी देखो ये मत, ये मैंने लिखा है ऐसे लिखो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, सो 10 रुपये फेस वैल्यू है, या उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखो कितना पैसा अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, 58,500 डिवाइड बाय 50,000, ये आ गया डिविडेंड पर शेयर। और एक फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं समझा तो, डिविडेंड पर शेयर कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 58,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, 1.17 अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, तो
11.7 इज द वैल्यू ऑन डिविडेंड बेसिस, एंड इसके बेसिस पे आ रहा है 10.92, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये कट करके ये लिख दो आप, एंड अगर आपके इसमें ऑलरेडी एडिट रहेगा तो फिर मत लिखो, इफ इट इज ऑलरेडी लाइक दिस नो नीड टू चेंज, नहीं है तो चेंज कर लेना आप। चलो आगे, तो ये हो गया अपना पहला मेथड। कौन सा था पहला मेथड? नेट एसेट मेथड में से दोनों अपन ने कंप्लीट किए, एक ने मतलब पहले नेट एसेट मेथड कंप्लीट किया, दूसरा नया अपन ने जो पढ़ा इस बार कौन सा था? डिविडेंड यील्ड मेथड। अभी देखते हैं अर्निंग बेस। अर्निंग बेस में भी दो है, इनका कहना है कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट के लिए किया है, तो अर्निंग के बेसिस पे अगर वैल्यूएशन होगा तो करेक्ट होगा, इसलिए सो यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड अपन देखते हैं। अब इसमें तो अपन ने यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बेसिस किया कंप्लीट लास्ट इसमें, ठीक है। सो ये नेट एसेट में अपन ने देख लिए। नेट एसेट में अपन ने दो देखे, एक प्रॉपर नेट एसेट, दूसरा डिविडेंड यील्ड। अभी आगे बढ़ते हैं। अर्निंग बेसिस में दो है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, देखो इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड, मतलब जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी ऑब्वियसली उसके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। लॉजिक इसका ये है कि जब आपको पता है कि ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, सो दे विल फाइंड मोर इन्वेस्टर, मोर पीपल विल इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी, इसलिए लॉजिकली ऐसा बोला जाता है कि डिविडेंड के ऊपर आपका मार्केट वैल्यू डिपेंड रहता है। और ये अपन ने एफएम में पढ़ा है, याद है ना, D0, D1, अपन ने अलग अलग डिविडेंड मॉडल पढ़े हैं, और अपन ने ये भी पढ़ा है कि उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे होता है। खाली MM अप्रोच जो था, मोडगिलानी अप्रोच को याद है आपको, वो बोलता है कि डिविडेंड का शेयर के प्राइस पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसमें से भी काफ़ी चीज़ें अपन ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके हैं। सो ये उन्हीं कंपनी के लिए बेटर है जहाँ पे जिन शेयर होल्डर को डिविडेंड से मतलब है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ये फॉर्मूला है। या फिर पॉसिबल डिविडेंड पर शेयर, जो ऊपर अपन ने किया था ना कि कितना अमाउंट अवेलेबल है फाइंड आउट करो फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट विल गिव यू नॉर्मल डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू 100, ठीक है। चलो, एंड हाउ टू गेट पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल, ऊपर अपन ने किया था ना 58,500 अपॉन 5 लाख इंटू 100, वही फॉर्मूला है। सो दिस इज ऑलरेडी डन अबाउ, ये वाला है, ये देखो रेट ऑफ डिविडेंड, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, करेक्ट ना, कि तो पहले पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, मतलब कितना अमाउंट अवेलेबल है, करेक्ट ना, इतना पॉसिबल है, और अपन नॉर्मली कितना दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। अभी ये था डिविडेंड यील्ड, कि डिविडेंड जितना आप ज़्यादा जनरेट करोगे उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड जितना बढ़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि अपन ऑन एन एवरेज कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है लास्ट 5 साल से, या इंडस्ट्री में क्या रेट है, करेक्ट ना, एंड अपन कितना दे रहे हैं। तो जितना अपन एक्स्ट्रा देंगे, जैसे गुडविल में था ना सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, कि मार्केट से आप जितना डिविडेंड ज़्यादा दोगे एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने आपके फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, बस वही दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। बस देखो सेम है, खाली डिविडेंड की जगह रेट ऑफ अर्निंग आएगा। देखो द वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू। तो रेट ऑफ अर्निंग कैसे आएगा, ये अपन ने रेशियो से पढ़ा था, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो रेट ऑफ अर्निंग इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टू अकाउंट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। Since the total capital is taken into account, the total profit figure should be before debenture interest, preference dividend, but after income tax. This is quite appropriate when the dividend is much more than rate of earning on capital. अभी देखो क्या लिखा है, since the total capital is taken into account, the profit figure should be before debenture interest, before preference dividend, but after income tax. क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आता है, ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल,
तो नीचे अगर आप डिबेंचर को इंक्लूड कर रहे हो, प्रेफरेंस को इंक्लूड कर रहे हो, तो ऊपर का जो प्रॉफिट होगा वो भी उनको पे करने के पहले का होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर देम, इट्स नॉट द अमाउंट विच इज अवेलेबल आफ्टर पेइंग। मतलब डिबेंचर के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिबेंचर के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, प्रेफरेंस के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है बिफोर पेइंग प्रेफरेंस, जो जितना अमाउंट है उतना अवेलेबल है। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जब चीज़ें हैं अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो प्रॉफिट में भी इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे अपन ने कैपिटल बेस में डिबेंचर रखा है तो ऊपर प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो ये बेस कंपेरेबल नहीं होगा। लॉजिक समझ लो आप, कितना अमाउंट डिबेंचर के लिए अवेलेबल है, हाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट करें ना, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो PBIT लेते ना अपन हमेशा डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने को, तो दैट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो नीचे डिबेंचर आएंगे तो प्रॉफिट उसके पहले का आना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट लॉजिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड था, ठीक है, ये था बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग्स। अब इसमें और एक है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कैसे आता है आपको पता है, प्राइस अर्निंग रेशो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, कैसे आता है अर्निंग पर शेयर? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड पी रेशो कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू अपॉन EPS। अपन ने लास्ट चैप्टर में दोनों किया है, ये खत्म। तो ये एक मेथड है। तो अभी आपको क्या करना है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन rate of earning and valuation based on प्राइस अर्निंग रेशो। तो ये सभी फॉर्मूले आपको लिख के रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले काफ़ी इजी है, बट बहुत सारे होने से क्या होता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसे एक ही पेज पे लिख के रखो। क्या फॉर्मूला? पहला वैल्यू पर शेयर, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू बिल्ड अप वैल्यू। ठीक है, हाँ भैया, इसमें से आपको एक एक चीज जाननी पड़ेगी। रेट ऑफ अर्निंग कैसे आएगा? नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग तो जो बिजनेस में एक्सपेक्टेड है वो तो दिया जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। सो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग मतलब उस बिजनेस में अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिलना चाहिए, तो वो इंडस्ट्री ट्रेंड रहता है, वो आप में डिसाइड नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्री का ट्रेंड रहता है। सो रेट ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स भी आएगा, शेयर्स भी आएंगे, और डिबेंचर्स भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएंगे, तो ये ऊपर का प्रॉफिट भी बिफोर डिबेंचर एंड बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, बट आफ्टर टैक्स होना जरूरी है। एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देन मार्केट वैल्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो अपॉन अर्निंग पर शेयर।
वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, इसमें अभी एक काम करो आप, ठीक है, लिखो इसे प्राइस अर्निंग रेशो अपॉन इनटू ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशो इनटू ईपीएस। ईपीएस कैसे आता है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड पी रेशो कैसे आता है बताओ? मार्केट वैल्यू इनटू अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो ऐसे कंपेरेटिव ने आप सभी फॉर्मूले लिख के रखो। नेट एसेट मेथड के दो फॉर्मूले होंगे, नेट एसेट के दो फॉर्मूले होंगे ना, तो एक मिनट रुक जाओ, अब ऐसा होमवर्क करना, यहाँ पे लिखो नेट एसेट, लिखा तो कोई अड़चन नहीं है, नेट एसेट मेथड, उसके दो फॉर्मूले, एक बेस्ड ऑन एसेट्स, एक बेस्ड ऑन शेयर्स, तो ऐसे आपको सब लिखने पड़ेंगे। ये बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऐसा अब एक टेबल बना दो कि नेट एसेट मेथड एक ही पेज पे लिखना है आमने सामने, फिर दूसरा मेथड आमने सामने, ताकि आपको पढ़ने के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो एग्जाम में, क्योंकि है तो बहुत सिंपल, तो कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील। आपको रेडीमेड अमाउंट दिए जाएंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा डिप में नहीं है, क्योंकि 22 चैप्टर है, इट्स अ ह्यूज सिलेबस, करें ना, तो इतना आसान नहीं है कंप्लीट करना, वो भी 100 मार्क्स के लिए, वो भी एमसीक्यू, और इतने लंबे लंबे, तो आपको पूरा सिलेबस टच एंड गो है, करेक्ट ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली ये दो सब्जेक्ट मतलब एसएफएम एंड सीएम है, ये टच एंड गो बेसिस पे दिए है। हाँ, बाकी आपके लॉ टैक्स बहुत डीप में दिए है, ये सब्जेक्ट इतना डीप में नहीं दिया है, क्योंकि इसका आपको आगे इतना यूज़ नहीं होगा जितना टैक्स का होगा, लॉ का होगा। तो इंस्टीट्यूट ने समझ के ना खाली सिलेबस भर भर के दिया है, बट पूरा ऐसे सरफेस लेवल पे दिया, ऐसे इन डेप्थ कोई दिया नहीं है। मतलब हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फाइनल में 8 घंटे पढ़ा था, एक एक मेथड पे 3-3 घंटे काम किया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, और आपको एकदम बेसिक ऊपर से दिया। अभी इसके देखो न्यूमेरिकल भी नहीं दिए, इतना ही दिया है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल 1 मार्क के लिए आ नहीं सकते, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है कि एमसीक्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने पैटर्न तो चेंज किया एग्जाम का, बट दे शुड रिवाइज मॉड्यूल ऑल्सो। उन्होंने बहुत सारे चैप्टर हटाने चाहिए, सिलेबस डिफिकल्ट करो, पेपर डिफिकल्ट करो, कोई अड़चन नहीं है, बट जो क्वांटिटी है ना, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वो मतलब जहाँ पे न्यूमेरिकली वहाँ पे न्यूमेरिकली होना चाहिए, है ना। तो सिलेबस थोड़ा कम करो, मज़ा आएगा फिर पढ़ाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट का फोकस फिर क्वांटिटी पर चला जाता है, क्योंकि बोलता है इतने सारे चैप्टर है, वो रट्टा मार के दफा कंप्लीट करता है, और कर भी क्या, उनको एकदम बेसिक है, मतलब आपको सिलेबस उतना बेसिक है, इंस्टीट्यूट वही चाहता है कि आपको सरफेस लेवल का नॉलेज हो, बस इन डेप्थ आपको तो इसमें काम ही नहीं करना है, आपको तो काम किस में करना है, लीगल एरिया में, लीगल डिपार्टमेंट में काम करना है, बट नॉलेज होना जरूरी, इसलिए वो दिया है। तो ऐसे नेट एसेट के लिखो 2, फिर ऊपर अपन ने जो पढ़ा इसे पूरे एक पेज पे लिख के रखो, एंड अपने ग्रुप पे शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को उसकी मदद हो। चलो नाउ कैपिटलाइज करना मतलब क्या, देखो व्हाट इज कैपिटलाइज करना मतलब क्या है, कि अभी मेरे को प्रॉफिट इतना मिल रहा है, तो वो इन फ्यूचर कितना मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। मैं बताता हूँ आपको, 1-2 मिनट दो, पढ़ते अपन। द वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू बेसिस कैन बी ascertained by finding out the capitalization factor or the multiplier. The capitalization factor will be ascertained by dividing the 100 by normal rate of return. Correct now? The profit available is capitalized by multiplying with the capitalized factor. हाँ, मतलब जैसे 100 है, मेरा प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, करेक्ट ना, तो अपना जो कैपिटलाइज फैक्टर है वो 10 गुना है, तो ये जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट अवेलेबल इज कैपिटलाइज मल्टीप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन फैक्टर बाय 10, तो ये जो कैपिटलाइजेशन फैक्टर आएगा 10, उसको हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना वैल्यू माना जाएगा, एंड फिर वो जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, उससे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। मतलब इसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इसमें स्टेप 1 होगा कैपिटलाइज फैक्टर, कैसे करते हैं अपन, 100 डिवाइड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 2, प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइज्ड फैक्टर। एंड फिर जो अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। स्टेप 3, अमाउंट एज पर स्टेप 2 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बस देखो अगेन ओनली सरफेस लेवल पे खाली फॉर्मूला है, मतलब आपको इसमें से एक MCQ के लिए आएगा। एंड न्यूमेरिकल है तो भी सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना। ये डिटेल में कुछ भी नहीं है आपको, तो ऐसे ही पढ़ना है अपने को, क्योंकि एक मार्क के लिए बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मतलब आपकी इच्छा पढ़ने की, मेरी इच्छा है पढ़ाने की, बट नथिंग कैन बी डन। फॉर्मेट ये ऐसा है कि अपने को MCQ पे फोकस करना है। तो मेरा ये कहना था कि आपने सिलेबस 22 की जगह 12 चैप्टर रखो, बट इन डेप्थ रखो, मतलब बच्चों का कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हो डिटेल में। बट इंस्टीट्यूट की सोचिए कि यार इनको जाके आगे अकाउंटेंट नहीं बनना है, ना फाइनेंशियल अकाउंटेंट ना कॉस्ट अकाउंटेंट, इसलिए सरफेस लेवल पे इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा भर दिए है। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस। इट्स अ ह्यूज सिलेबस, मतलब बच्चों पे अत्याचार है ये। हाँ, बुरा लगता है कभी आपके बारे में कि आप कितना पढ़ रहे हो, मतलब एक एक मार्क के लिए इतने 3 फॉर्मूला, उसमें भी 8-8 10-10 मेथड, तो 20-20 फॉर्मूला स्टूडेंट का भी याद रखेगा, उसमें से एक आएगा, वो बेचारे को याद आना चाहिए, उसमें से सही आंसर आना चाहिए, मतलब मुश्किल काम है बहुत। चलो नेक्स्ट मेथड है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था थ्योरी में, लास्ट चैप्टर में, नेट एसेट का वैल्यू, यील्ड का वैल्यू, यील्ड अर्निंग बेस्ड, डिविडेंड बेस्ड जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। दिस इज नोन एज अ ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैसे होगा। द यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंशियल वुड होल्ड ओनली इफ, मतलब प्रेफरेंशियल का वैल्यू अपन प्रॉफिट पे करेंगे, वो पावरफुल कब होगा, द डिविडेंड ऑन शेयर हैज बीन पेड रेगुलरली एंड इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट इट विल कंटिन्यू टू बी पेड। करेक्ट, मतलब जो डिविडेंड है वो अगर रेगुलरली दे रही है तो ही दैट बेस कैन बी टेकन फॉर वैल्यूइंग द शेयर ऑफ द कंपनी, अदरवाइज कुछ मतलब ही नहीं है। दैट इन्वेस्टमेंट इज एजेक्ट बाय द क्राइटेरिया दैट द टोटल एसेट्स ऑफ कंसर्न आर इक्वल टू 4 or 5 times ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। मतलब क्या दिया, दैट इन्वेस्टमेंट अजज का मतलब क्या होता है, बाय द क्राइटेरिया दैट टोटल एसेट्स ऑफ कंसर्न आर 4 to 5, हाँ मतलब प्रेफरेंस कैपिटल से 4 से 5 गुना आपके अगर एसेट्स है तो ही ये मेथड अच्छा मतलब ये उसके पैरामीटर्स है। ऐसा इंडस्ट्री माना जाता है कि प्रेफरेंस कैपिटल से 4 से 5 गुना आपके एसेट्स होना ज़रूरी है। एसेट ज़्यादा रहेंगे तो ही यील्ड बेटर होगा, एंड फिर यील्ड बेटर रहेगा तो ही डिविडेंड बढ़ेगा, तो ही वैल्यूएशन परफेक्ट रहेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल यील्ड पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ यील्ड इनटू 100। Preference shares may have certain additional rights. For example, the right to get additional share of profit, the right to get share converted into equity share at a certain rate. The right to get additional share of profit will probably increase the market value of the share depending upon the size of the profit and condition under which additional dividend income will come to preference shares. मतलब अगर ये 3 राइट एक्स्ट्रा रहेंगे, कौन से 3 राइट, पहला राइट टू शेयर एडिशनल प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू इक्विटी, खुद को कन्वर्ट करना है इक्विटी में, या एडिशनल प्रॉफिट करना, इससे मतलब उनको अगर एक्स्ट्रा रेट देंगे तो नेचुरल उनका वैल्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट भी मतलब उनका वैल्यू बढ़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल यील्ड पर शेयर अपॉन नॉर्मल यील्ड इनटू 100, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। चलो एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगेन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें से एक आधा छोटा सा सब पॉइंट पूछ सकते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से करना है अपने को। देखो
डायमंड लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 14 का, इक्विटी दिया है, शेयरहोल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फिक्स एसेट, प्रीमियम एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक दिया है, ठीक है ना। नाउ नोट नंबर 1, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72 दिया है, मतलब उसका ब्रेकअप दिया है, इसमें प्रॉफिट कितना है और ये कितना है। सेकंड, फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, पेटेंट का ब्रेकअप दिया है, टोटल दिया है। द एक्सपर्ट वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 2,40,000, ये जो है ना रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। गुडविल 160, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। आउट ऑफ टोटल डेटर्स इट इज फाउंड दैट डेटर्स ऑफ 8,000 आर बैड, ठीक है, बता दो मैं। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ये दिया है आपको 3 साल का। देन द कंपनी फॉलोज प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी 10%, ये नॉर्मल रिटर्न है। मैंने कहा व्हाट इज नॉर्मल रिटर्न की ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, वो रेडीमेड दिया जाएगा, वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपन अपने कंपनी के रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट होटल बिजनेस, ऑन एवरेज कितना मार्जिन है 40%, एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे है 200% मार्जिन, एग्जांपल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। एंड उसके ऊपर अगर आप 250% कमाते हैं तो दैट एक्स्ट्रा 50% विल हेल्प यू टू कैलकुलेट गुडविल। एसेट इन द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर इंटरेस्टिक वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड एंड फेयर वैल्यू। तो इंटरेस्टिक वैल्यू में अपना फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो इसलिए वो दिया था। तो एसेट्स में क्या क्या दिया अभी, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लेना है, गुडविल ये लेना है, प्लांट एंड मशीनरी ये लेना है, डेटर्स में से 8,000 हटाना है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000, गुडविल लिया है, डेटर्स लिया है, ओके। बाकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एज इट इज अपन ने कॉपी किया है। इसमें अभी फिक्स एसेट का हो गया 2,60,000 का, और कुछ दिया अपने को, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये एज इट इज नीचे कॉपी किया, देखो 48,000। ये एज इट इज कॉपी किया है, ठीक है। नाउ अभी देखो फिक्स एसेट में टोटल पेटेंट्स 20,000 के दिए हैं, वो भी अपन ने कॉपी किए तीनों। मतलब यहाँ पे कुछ एसेट अपन ने रियलाइजेबल वैल्यू पे लिया है, कुछ एसेट बुक वैल्यू पे लिया है। कॉम्बिनेशन मेथड यूज किया है, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना कि वैल्यूएटर में चूज एनी अदर मेथड ऑल्सो, प्रीवियस चैप्टर में। तो इसका टोटल है, उसमें से 2 लायबिलिटी, एक ही लायबिलिटी दिया है माइनस की। एक बार दिखा देता हूँ लायबिलिटी क्या क्या है। ट्रेड पेबल है, ये तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, ये प्रोविजन किया है। सो लायबिलिटी एक ही अभी दिख रही है, एक 28। फिर आएंगे नेट एसेट 592, एंड फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 दिया है, 2 लाख का शेयर कैपिटल है, खाली इसका फेस वैल्यू अपन ने यहाँ पे एज्यूम किया है, 10 रुपये फेस वैल्यू एज्यूम किया है, 20,000 रुपीज़। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से 29.60 आ गया। तो ये अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था सेम मेथड है, खाली कुछ एसेट्स को अपन ने रियलाइजेबल वैल्यू पे लिया है, बाकी अपन ने बस कॉपी किया है। मतलब इसमें आई डोंट थिंक मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ यील्ड वैल्यू मेथड, चलो अभी देखते हैं यील्ड वैल्यू में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा पहले यील्ड वैल्यू मेथड का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, अपन ने लिख के रखा है शायद। सो यील्ड वैल्यू के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, देखो ये सब चीज़ें चाहिए, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अभी तो पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड के लिए अपने को चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो अपने को पहले प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो फिर ये एक एक चीज़ अपने को वर्कआउट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपने लिख के रखा है, देखो अभी कैसे करना है। बट अभी क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो उसका क्या यूज है सर? मतलब आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है ताकि कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है, 1 साल में एकदम एक्सट्रीम प्रॉफिट बढ़ जाता है, या जैसे कोरोना की वजह से प्रॉफिट एकदम कम हो गए, बट ये सिचुएशन एक ही साल है, अगले साल वो सिचुएशन सुधर जाएंगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए वो एवरेज प्रॉफिट हमेशा लेते हैं अकाउंट्स में, जब भी लेते हैं ना, ताकि आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलता है कि 3 साल का अपन, 1 साल में क्या एक्सट्रीम चीज़ें हो सकती है, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है या एक्सपोनेंशियल लॉस भी हो सकता है, तो दैट फिगर मे नॉट गिव राइट वैल्यू। इसलिए 3 साल का एक ट्रेंड पता चलता है कि ऑन एवरेज इस रेंज में कंपनी का प्राइस है, प्रॉफिट है, इसलिए उसको एवरेज लेना है। अगर एग्जाम में नहीं दिया तो ऑप्शन नहीं अपने पास, तो ये दिया, उसमें से बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड की है अपन ने। तो ये आएगा 2,68,000, फिर उसको डिवाइड बाय अपन 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें अभी मेन एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, अभी ध्यान से सुनना। अब इसमें ना एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करके लिया है क्योंकि वो अपना एसेट है नहीं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से प्रॉफिट में से क्यों किया? क्योंकि बैड डेट्स तो P&L डेबिट में आते हैं ना, करेक्ट ना। तो और ये बैड डेट्स अभी वैल्यूएशन करते समय पता चले हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं किया क्योंकि आप काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होगा सर प्रॉफिट आया मतलब बैड डेट्स रिकॉर्ड किया रहेगा ना, आपका सोचना सही है, बट ये वैल्यूएशन करते समय डेटा दिया, मतलब आज वैल्यूएटर को रियलाइज हुआ है कि ये जो डेटर्स है इसमें से और 8,000 लोग चुना लगाने वाले हैं, इसलिए माइनस किया। तो ये अगर लॉजिक आपका डाउट रहेगा तो एकदम कंफर्म है कि सर प्रॉफिट दिया मतलब बैड डेट्स मस्ट हैव बीन डिडक्टेड, एकदम सही है। बट ये 8,000 आज के वैल्यूएशन डेट के बैड डेट्स है, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द डेटा एज ऑन टुडे। हाँ, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट के डेट के प्रॉफिट्स है, ये उसके बाद के जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसलिए 8,000 को प्रॉफिट में से माइनस किया है। ये लॉजिकल क्वेश्चन का मैंने लॉजिकल आंसर दिया है। आगे ठीक है, अभी अपने को प्रॉफिट ढूंढना है। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अभी इसमें अभी अगला स्टेप आपके लिए अगेन लॉजिकल है, जरा ध्यान देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप सरप्राइज होंगे सर आप प्रॉफिट के बाद क्यों डेप्रिसिएशन माइनस किया है, ये कौन सा माइनस है? वैल्यूएटर जब आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ाता है या कम करता है तो या तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा या तो कम होगा, तो ये एक्स्ट्रा वाला है। मैं दिखाता हूं, आप ध्यान दो सब लोग प्लीज। वैल्यूएटर ने क्या बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग 2,40 होगा, यहाँ पे 1,10 है, तो 1,30 से जब वैल्यू बढ़ेगा एसेट का तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, एंड डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एसेट का वैल्यू चेंज हुआ है ना, कौन सा? लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। 130 का 120 हो गया, 130 का 120 हो गया, तो 10,000 से वैल्यू कम हो गया। तो 10,000 से वैल्यू अगर कम हो गया, 10,000 से अगर एसेट का वैल्यू कम हो गया तो नेचुरली डेप्रिसिएशन भी कम होगा। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको अब, अच्छा ये क्यों करना है? क्योंकि वैल्यूएशन के दिन पता चला ना कि ये एसेट्स के वैल्यू जो है ये कम ज़्यादा है, तो ये जब एसेट्स के वैल्यू कम ज़्यादा हो गए तो आपका प्रॉफिट भी कम ज़्यादा होगा। हाँ, जो बैलेंस शीट में अपन ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वैल्यूएशन के दिन के बाद का है, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अपन वैल्यूएशन कर रहे तब पता चला, तो ये सभी एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो देखो ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,10 का 2,40 हुआ है, तो ये 1,30 से बड़ा है, तो वैल्यू बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा। एंड यहाँ पे 1,30 का 1,20 हुआ है, तो वैल्यू कम होगा तो डेप्रिसिएशन कम होगा, डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट ऐड होगा। तो एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। चलो, तो वही किया है। आई थिंक आपको लॉजिक मैंने बता दिया है। तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, 10,000 से वैल्यू चेंज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, तो 1,500, करेक्ट ना। एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 1,30,000 से वैल्यू बढ़ रहा है, करेक्ट ना, तो ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, करेक्ट ना। सो ये 89, एसेट का वैल्यू कम होगा ना, इसलिए 1,500 ऐड होगा। सो 89,333 प्लस 1,500, ये आ रहा है 90,833 माइनस 13,77833, ठीक है। तो ये अपने को एग्जैक्ट प्रॉफिट मिल गया ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, मतलब बैलेंस शीट के बाद वैल्यूएशन के दिन
जो भी बैड डेट्स है उसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यूएटर को आज पता चला है, ये 31 मार्च को नहीं पता चला है। 31 मार्च के बाद से 15 जून को वैल्यूएशन कर रहा है, तो 15 जून को पता चला कि ये बैलेंस शीट में गड़बड़ हुआ है, तो ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अपन ने बैड डेट्स बाद में एडजस्ट किया ना, वैसे डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए 25% रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, तो वो पहले करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन ही है वो। तो इतना अमाउंट मिलेगा डिविडेंड के लिए, करेक्ट ना। तो डिविडेंड अपन रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे ऊपर के फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड? ये फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। चलो, सो इक्विटी कैपिटल कितना है देखो अभी 2 लाख, डिविडेंड का इतना पैसा कितना है अपने पास 58,375 अपॉन 2 लाख चाहिए यहाँ पे, अपॉन 2 लाख। सो 58,375 अपॉन 2 लाख इंटू 100। सो डिविडेंड का जो रेट ऑफ डिविडेंड है 29.187 है। तो रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट कितना 10 है, क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल रेट 10 है, इंटू पेड अप वैल्यू भी कितना है 10। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सो रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू फेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये भी फॉर्मूला, और ऊपर मैंने आपको लिख के दिया था वो भी एक फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी यूज़ करो चलता है। मैंने आपको अलग से फॉर्मूला लिख के दिया था ना, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दिखा देता हूँ वो भी क्या है। तो ये होगा वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अभी देखो अपन ने कहाँ पे किया था, हाँ, तो ये वही फॉर्मूला था, ये मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। मैंने 100 किया इंटू 10 किया तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 फॉर्मूले से कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएम में ये, इसमें ये जो वैल्यूएशन, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज है जो अलग अलग स्टाइल से उसको ये किया जाता है। तो आप एग्जाम में बेस्ट हुआ तो क्या करो यही फॉर्मूला भी यूज़ करो, मतलब वो इजी रहेगा आपके लिए। ऊपर भी वही फॉर्मूला यूज़ करो। क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, वही किया था। सो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है देखो यहाँ पे, पेड अप वैल्यू 10 है, एंड सिमिलर नॉर्मल रेट भी 10 है, तो पेड अप वैल्यू 10, नॉर्मल रिटर्न 10 अपॉन रेट ऑफ, तो वही फॉर्मूला है। डिविडेंड का रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। मैंने बताया था वो अलग था, बट वो सेम ही है, खाली मैंने मार्केट वैल्यू के बेसिस पे किया था, ये नॉर्मल रेट के बेसिस पे है। तो आप एग्जाम में यही फॉलो करो, है ना, क्योंकि मॉडल में सब जगह पे ये यूज़ नहीं किया है। ये भी एक मेथड है यूज़ वैल्यूएशन के लिए, ये भी है, बट आप एग्जाम में इसके जगह यही फॉलो करो। हाँ, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट जो इंडस्ट्री का है इनटू पेड अप वैल्यू। आंसर नहीं बदलेगा, आप चिंता मत करो, बस ये आपको अभी फॉलो करना है। ऊपर आप रिप्लेस कर दो, मतलब आपको मल्टीपल फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर था 11.7% अपॉन नॉर्मल रेट, इंडस्ट्री का 10 था, फेस वैल्यू 10 था। एंड तीसरा फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू अपॉन यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो 29.4 ये आपका आ गया एवरेज वैल्यू, दोनों का मिलके, ठीक है। चलो तो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर रोकता हूँ। आप अगले 1-2 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, आपको आते हैं क्या, ठीक है, और फिर आप घर पे ट्राई करो, सॉल्यूशन है, नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। बट बिफोर दैट रुको, आपके लिए होमवर्क है। स्टार्ट से आप मेथड लिखेंगे, उसके फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड में 2 है तो उधर ही आजू बाजू लिखो। ऐसा पहले एक पूरे 1.5 पेजेस के फॉर्मूला बनाओ प्रॉपर। ये फॉर्मूला पहले व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करो, मैं सब चेक करता हूँ। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय सभी फॉर्मूला आपके सामने रखो ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। दिस इज नथिंग बट पुट द वैल्यू, मतलब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है, क्योंकि आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, आपको पूरा डेटा दिया जाएगा, क्योंकि अपना MCQ फॉर्मेट है तो आप सुखी हो।
अदरवाइज मैंने जो पढ़ा था उसमें एक एक इसमें 1000 एडजस्टमेंट्स होते थे, बट आपको क्योंकि हमको क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता था, अभी आपका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो इतना बड़ा भी नहीं आएगा। बस मैं इतने बड़े क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, इससे देखो कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छा समझ में आ गया। अगर मैं हटा देता कि आपको MCQ आता है तो आपको मार्क्स तो एग्जाम में मिल जाते हैं, बट आपको इतना फायदा नहीं होता। तो दिस आई एम डूइंग ओनली टू गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर भी मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि विद लिमिटेड टाइम आपके पास बेस्ट कंटेंट में पहुँचा पाऊँ। तो इतना मेरा एक बार होमवर्क प्लीज़ आप कर देना, अच्छा हो जाएगा। व्हाट्सएप पे शेयर करना, मैं आपको होमवर्क चेक करता हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एंड फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।